बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, लास्ट आर्टिकल में हम लोगों ने डिस्कस किया था आरसी सर्किट को। आज हम डिस्कस करेंगे आरएल सर्किट को, और ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे ही हैं ऑलमोस्ट। तो इस वजह से अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर ध्यान से सुना है और उसको आप लोगों ने रेडी किया है, तो फिर आज के लेक्चर में आपको कोई किसी किस्म का मसला नहीं होगा। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपको ये बताता चलूं स्टूडेंट्स कि ये जो आज का लेक्चर है हमारा, जो कि बेसिकली आरएल सर्किट के बारे में है, ये लेक्चर आपकी बुक ने बहुत कंसाइज करके दिया हुआ है, यानी कि इसको डिटेल में डिस्कस नहीं किया जैसे आरसी सर्किट को डिस्कस किया था। इस वजह से ये आर्टिकल आप लोगों को बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन मैं यहां पर इस आर्टिकल को बिल्कुल लास्ट आर्टिकल की तरह, आरसी सर्किट की तरह सारी हेडिंग्स वही दूंगा। अब स्टूडेंट्स, ये हेडिंग्स मैंने आप लोगों के सामने लिख दी हैं ताकि आप लोगों को इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए कोई मसला ना हो। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि आरएल सर्किट क्या होता है। स्टूडेंट्स, अगर मैं एक एसी सोर्स लूं और उस एसी सोर्स के साथ एक रेजिस्टर और एक इंडक्टर दोनों सीरीज में कनेक्ट कर दूं, इसे हम बोलेंगे ये एक आरएल सर्किट है। आर स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस एंड एल स्टैंड्स फॉर सेल्फ इंडक्टेंस। तो यहां पर हमारे पास ये जो रेजिस्टर है इसकी रेजिस्टेंस को हम आर कहेंगे, और ये जो इंडक्टर है इसकी सेल्फ इंडक्टेंस को हम एल कहेंगे। तो यहां से नाम पड़ गया आरएल सर्किट। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज एन आरएल सर्किट। तो बेसिकली इट इज अ सर्किट, it is a circuit in which an AC source, alternating current का एक source is connected, कनेक्ट करेंगे हम उसको किसके साथ, with a resistor and an inductor in series। तो हमने इस सर्किट में एक अदद रेजिस्टर और इंडक्टर को सीरीज में जोड़ना है एक एसी सोर्स के साथ। अगर ये चीज जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाई है कि हमारे पास एसी सोर्स होगा, उसके साथ एक रेजिस्टर और एक इंडक्टर जो है वो हम इस तरह से सीरीज में जोड़ेंगे, यही आपकी आरएल डायग्राम है बेसिकली। तो सर्किट डायग्राम इसकी क्या होगी कि हमारे पास एक एसी सोर्स है और उस एसी सोर्स के साथ हम कनेक्ट करेंगे एक रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस है आर, और एक इंडक्टर जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस है एल। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसकी जो वोल्टेज होगी उसे मैं कहता हूं वो है वीआरएमएस, क्योंकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज जब हो तो हम कौन सी वैल्यू कंसीडर करते हैं, आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। इसकी जो वोल्टेज इसको मिल रही होगी या वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर, उसे मैं कह देता हूं वी आर। ये वो वोल्टेज है जो आप रेजिस्टर के अक्रॉस मेजर करेंगे। इस वोल्टेज में से कुछ वोल्टेज इसको मिल रही होगी, उसे हम बोलेंगे ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर है, इंडक्टर के गिर्द वोल्टेज ड्रॉप, और उसे मैं वीएल से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो यहां दो वोल्टेजेस हैं जिनको मैं वी आर और वीएल का नाम दे रहा हूं। तो ओवरऑल अब तीन वोल्टेजेस हो गए, एक सोर्स की वोल्टेज, एक वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर, एक वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। अब स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं आर्टिकल को मजीद आगे लेकर जाऊं, सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं जो कि हर लेक्चर में मैंने आपको बताई। मैंने बताया था कि जब भी हमने इस चैप्टर 16 के अंदर कोई भी सर्किट डिस्कस करना है, हम बहुत सी बातें डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा मेन मकसद, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो क्या है, वो है कि वी वांट टू डिस्कस रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ये वो चीज है जो हम बेसिकली फाइंड आउट करना चाहते हैं, वोल्टेज और करंट के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट करना। आज किसके दरमियान फाइंड आउट करेंगे, आज इस सर्किट में फाइंड आउट करेंगे कि इस सर्किट में वोल्टेज और करंट जो पास करेगा, उसको भी मैं शो कर देता हूं कि कोई ना कोई करंट तो पास कर रहा होगा यहां से, और क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट होगा तो फिर हम उसकी आरएमएस वैल्यू लेंगे। तो आज हम लोगों ने बेसिकली क्या करना है, आज हम लोगों ने वोल्टेज और करंट इनके दरमियान रिलेशन फाइंड आउट करना है, वीआरएमएस और आईआरएमएस के दरमियान रिलेशन। अब स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आज हमारे सर्किट में दो सर्किट एलिमेंट्स हैं, एक रेजिस्टर और एक इंडक्टर। अब हम क्या करेंगे, हम पहले इनको इंडिविजुअली पढ़ते हैं,
कि रेजिस्टर अगर अकेला होता, खाली मेरे पास सिर्फ रेजिस्टर होता तो क्या होता, फिर इंडक्टर होता तो क्या होता, और फिर वो जो रिजल्ट्स आएंगे मैं उनको इकट्ठा कर दूंगा तो वो इस सर्किट का रिजल्ट हो जाएगा। तो आप देखिए मैं करने क्या जा रहा हूं कि रेजिस्टर के जो कंक्लूजन्स थे और जो इंडक्टर के कंक्लूजन्स थे वो इकट्ठे करूंगा तो मेरे पास ये इस सर्किट का कंक्लूजन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम जरा देखेंगे कि अगर हमारे पास सिर्फ रेजिस्टर लगा हो तो क्या मामला होगा वोल्टेज और करंट का। इमेजिन करें कि मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है, इस वोल्टेज सोर्स के साथ एक रेजिस्टर कनेक्टेड है। सिर्फ ये रेजिस्टर जब कनेक्टेड होगा सिर्फ इसके साथ, इसे हम बोलते हैं ये एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। इस केस में हम लोगों ने स्टूडेंट्स देखा था कि हमारे पास जो ग्राफ होगा वोल्टेज का वो एक साइन कर्व की तरह होगा और जो करंट का ग्राफ होगा वो भी साइन कर्व की तरह ही होगा। अगर आप गौर से देखें इस पॉइंट पर तो हमारे पास जो वोल्टेज है वो भी जीरो है और जो करंट है वो भी जीरो है। लेकिन अगर आप यहां से देखें आगे, वोल्टेज और करंट दोनों बढ़ रहे हैं। अगर आप इस पॉइंट पर देखें तो वोल्टेज और करंट दोनों मैक्सिमम हो गए और फिर इससे आगे देखें तो वोल्टेज और करंट दोनों कम हो रहे हैं। यानी वोल्टेज और करंट एक साथ बढ़ रहे हैं, एक साथ कम हो रहे हैं, एक साथ जीरो हो रहे हैं, एक साथ मैक्सिमम हो रहे हैं। इसे हम कहते हैं कि ये एक ऐसा रिलेशन है जिसमें वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, या हम ये भी कह सकते हैं कि वोल्टेज एंड करंट है 0 डिग्री फेज डिफरेंस, यानी उनके दरमियान कोई फेज डिफरेंस नहीं है। पता भी चल रहा है जब एक साथ जीरो हो रहे हैं, एक साथ बढ़ रहे हैं, एक साथ मैक्सिमम हो रहे हैं तो इसका मतलब कोई डिफरेंस तो है नहीं। लेकिन इसको वेक्टर से मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, याद रखिएगा अगर मैं यहां पर आपके सामने करंट का वेक्टर हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दूं तो क्योंकि मैंने देखा ग्राफ के अंदर के वोल्टेज करंट के साथ फेज में है, या दूसरे अल्फाज में फेज डिफरेंस है ही नहीं, तो फिर मैं वोल्टेज का वेक्टर भी करंट की डायरेक्शन में ही बनाऊंगा, जो कि इस बात की निशानदेही कर रहा है कि वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। यानी कि अगर आप देखें तो ये ग्राफ भी यही बता रहा है कि वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, और अगर आप देखें तो ये वेक्टर की जो डायग्राम है ये भी यही बता रही है कि वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। तो ये जो रिजल्ट आया हमारे पास रेजिस्टर के केस में, तो हमने देखा कि रेजिस्टर के केस में अगर आप करंट को इस डायरेक्शन में बनाते हैं तो वोल्टेज क्योंकि इन फेज होगी तो वोल्टेज भी उसी डायरेक्शन में ही उसका वेक्टर ड्रॉ करेंगे। अब स्टूडेंट जरा इमेजिन करें अगर मैं बात करूं इंडक्टर की, क्यों बात करूंगा इंडक्टर की भला, क्योंकि आज के डायग्राम में सिर्फ रेजिस्टर नहीं है बल्कि उसके साथ इंडक्टर भी लगा हुआ है। अब इंडक्टर के केस में क्या होगा, अगर मेरे पास एक एसी सोर्स और उस एसी सोर्स के साथ एक इंडक्टर लगाओ, इसे हम बोलते हैं ये प्योर इंडक्टिव सर्किट है। ये भी हम लोगों ने पढ़ा। इसमें रिजल्ट क्या निकला था स्टूडेंट्स, रिजल्ट डिस्कस करते हैं। रिजल्ट ये था स्टूडेंट्स कि अगर मेरे पास यहां पर ये ऑल्टरनेटिंग करंट जो सर्किट में होगा वो एक साइन कर्व होगी। अब वोल्टेज पहले मैंने कैसे ड्रॉ किया, बिल्कुल इस तरह से ड्रॉ किया था, लेकिन इंडक्टर के केस में हमने देखा कि वोल्टेज थोड़ा सा पीछे शिफ्ट हो जाएगा उसका ग्राफ, और ये ग्राफ बनेगा हमारे पास एक प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में। इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है, गौर से अगर हम देखें बिल्कुल स्टार्ट में इस पॉइंट पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास करंट जीरो है, लेकिन आप जब करंट जीरो है देखें वोल्टेज मैक्सिमम पर पहुंची हुई है। इसका मतलब जब करंट जीरो है तब वोल्टेज मैक्सिमम हो चुकी है। इसे हम कहते हैं कि वोल्टेज आगे चल रही है। देखें ना, अगर करंट जीरो है और वोल्टेज मैक्सिमम पर पहुंच भी चुकी है तो यही कहेंगे हम कि वोल्टेज आगे चल रही है। फिजिक्स की लैंग्वेज में से हम कहते हैं कि वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री। अब स्टूडेंट्स इसको वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर मैं यहां पर भी करंट का हॉरिजॉन्टल वेक्टर ड्रॉ कर दूं, अब वोल्टेज का वेक्टर में अगर हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करता तो ये तो इन फेज हो जाता। अभी मैंने क्या देखा कि वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड कर रहा है, तो इस सूरत में मैं जो इसका वेक्टर है वोल्टेज का उसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दूंगा। अब ये जो डायग्राम बनी है इसका मतलब है कि वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री, क्योंकि उसको 90 डिग्री मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया उसका वेक्टर। तो स्टूडेंट्स ये डायग्राम भी आप गौर से देख लें, ये मैं अब आप लोगों के सामने यहां पर बनाऊंगा। तो हमारे पास इंडक्टर के केस में अगर करंट ऐसे हो तो फिर वोल्टेज जो है इंडक्टर की वो ऐसे होगी। रेजिस्टर के केस में रेजिस्टर की वोल्टेज को मैं वीआर कह देता हूं और इंडक्टर के केस में इंडक्टर की वोल्टेज को मैं वीएल कह देता हूं। अब स्टूडेंट्स मुझे इसमें से कौन सा ग्राफ चाहिए, रेजिस्टर वाला या इंडक्टर वाला? अगर मैं अपना सर्किट देखूं तो उसमें रेजिस्टर भी लगा हुआ है, इंडक्टर भी लगा हुआ है, तो मुझे इन दोनों ग्राफ को कंबाइन करना है। अब ये कंबाइन कैसे करें, जरा देखिए स्टूडेंट्स, दोनों ग्राफ, रेजिस्टर का ग्राफ और इंडक्टर का ग्राफ, कोई चीज कॉमन नजर आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल। क्या चीज कॉमन है स्टूडेंट्स? दोनों में करंट का वेक्टर हॉरिजॉन्टल है।
तो मैं क्या करता हूं, मैं करंट का वेक्टर बजाय दो वेक्टर्स के एक ही वेक्टर ड्रॉ कर देता हूं, कंबाइन कर देता हूं इसको। जब मैंने दोनों ग्राफ कंबाइन किए तो मेरे पास ये जो नया ग्राफ आया है, ये वो ग्राफ है जो एप्लीकेबल होगा जब रेजिस्टर और इंडक्टर दोनों लगे होंगे। तो आप लोगों ने देखा मैंने यहां करंट को एक दफा ही ड्रॉ किया क्योंकि करंट दोनों में सेम था, सेम डायरेक्शन में उसका वेक्टर था। और वैसे भी स्टूडेंट्स अगर आप गौर से देखें तो ये सीरीज सर्किट है। तो सीरीज सर्किट की सबसे बड़ी निशानी क्या है, जितना करंट इसमें से पास करेगा उतना ही करंट इसमें से पास करेगा। इस वजह से भी मैंने बोला कि ये जो करंट है दोनों का सेम होगा। तो मैंने इन दोनों ग्राफ को इस तरह इकट्ठा कर दिया। यहां पर भी मैं आपके सामने बनाता हूं, तो यहां पर भी करंट इस डायरेक्शन में, यहां पर भी करंट इस डायरेक्शन में। तो मैं करंट को एक ही दफा ड्रॉ कर देता हूं एक लाइन से। ये है मेरे पास करंट की रेफरेंस लाइन, और आपको मालूम है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज में और ऑल्टरनेटिंग करंट में हम कौन सी वैल्यू सपोज करते हैं, हमेशा आरएमएस वैल्यू। अब ये वाला जो करंट है, जब ये करंट रेजिस्टर में होगा तो रेजिस्टर के अंदर वोल्टेज करंट के साथ फेज में होगी, तो वोल्टेज करंट के साथ पैरेलल ड्रॉ होगा ना। तो अगर मैं सिर्फ रेजिस्टर की बात करूं, अगर ये करंट की लाइन है तो वोल्टेज की लाइन इसी के साथ पैरेलल होगी। तो ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने रेजिस्टर की वोल्टेज। तो देखा आप लोगों ने यहां से क्या पता चल रहा है, रेजिस्टर की वोल्टेज करंट के साथ फेज में है। यही वाली चीज आपके सामने यहां ड्रॉ कर दी। लेकिन यही करंट आईआरएमएस रेजिस्टर के बजाय जब इंडक्टर में स्टडी किया जाएगा, इंडक्टर के अंदर वोल्टेज इस करंट को लीड कर रही होगी 90 डिग्री, जैसे कि मैंने यहां दिखाया। तो क्योंकि अब इस करंट के साथ 90 डिग्री लीड करना उसने, तो इंडक्टर के केस में करंट के साथ 90 डिग्री लीड करेगी वोल्टेज। ये है इंडक्टर की वोल्टेज VL। स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि वही डायग्राम है जो मैंने अभी आप लोगों को एनिमेशन में दिखाया, कि मैंने दोनों डायग्राम्स जो थी उनको इकट्ठा किया, तो जब मैंने कॉमन लिया वो मेरे पास ये चीज बन गई। अब स्टूडेंट्स मेरा काम क्या है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया आज के लेक्चर में कि हमने किसी भी सर्किट में सबसे पहले क्या चीज फाइंड आउट करनी है, वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप। लेकिन करंट तो एक ही है तो ऑब्वियस है इसी का रिलेशन होगा, लेकिन वोल्टेज तीन है, आरएमएस वोल्टेज, वीआर और वीएल। और मैंने आपको स्टार्ट में बताया भाई कौन सी वोल्टेज के साथ करंट का रिलेशन लेना है, सोर्स की वोल्टेज के साथ। तो मुझे रिलेशनशिप चाहिए बिटवीन करंट एंड दिस वोल्टेज। लेकिन इस डायग्राम के अंदर करंट तो है, लेकिन जो दो वोल्टेज हैं वीआर और वीएल वो तो मुझे चाहिए नहीं, बल्कि मुझे कौन सी वोल्टेज चाहिए, मुझे तो वीआरएमएस चाहिए। अब मैं ये वोल्टेज कैसे निकालूंगा, देखें ये सोर्स है तो यही इनमें डिवाइड हो रही है, तो मैं कह सकता हूं इन दोनों का जो सम होगा वो ये होगा, इन दोनों वोल्टेजेस का जो सम होगा वो ये होगा। तो मैं इन दोनों वोल्टेजेस का सम लेता हूं, लेकिन वेक्टर ड्रॉ किया हुआ तो वेक्टर सम लूंगा। वो कैसे लेंगे स्टूडेंट, जरा इमेजिन करें, यही दोनों वेक्टर्स हम यहां पर एनिमेट करते हैं। अब आप गौर से देखें, अगर मैं इनका सम लेना चाहता हूं तो मुझे इनको हेड टू टेल रूल से ज्वाइन करना पड़ेगा। और जब मुझे हेड टू टेल रूल से ज्वाइन करना पड़ेगा तो उसका तरीकेकार ये है कि ये जो वी आर का हेड है इस पर वीएल की टेल आनी चाहिए। तो वीएल को मैं ड्रैग करके इसके हेड पर ले आऊंगा। अब ये जुड़ गए हेड टू टेल रूल के जरिए। जब हेड टू टेल रूल से जुड़ जाए तो रिजल्टेंट कहां से कहां होता है, तो रिजल्टेंट होता है, याद रखिएगा, पहले की टेल से आखिरी के हेड तक। तो स्टूडेंट्स ये जो मैं रिजल्टेंट आपके सामने ड्रॉ करूंगा इसे हम बोलते हैं, ये है वीआरएमएस, इनका वेक्टर सम। तो ये आप लोग देख लीजिए, ये सारा काम जो मैंने किया यहां पर भी देख लीजिए, ये वीएल है तो मैं इसको ड्रैग करके यहां पर ले आऊंगा। ठीक है जी, ये वीएल को मैं थोड़ी देर के लिए यहां ले आया। अब ये हेड टू टेल रूल से जुड़ गए तो रिजल्टेंट कहां से कहां होगा स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट होगा पहले की टेल से आखिरी के हेड तक। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा रिजल्टेंट और ये है वीआरएमएस। अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास यहां पर बहुत सी चीजें हैं, लेकिन हमारा काम क्या है, हमारा काम है रिलेशनशिप फाइंड आउट करना बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अगर वोल्टेज की बात करूं तो कौन सी वोल्टेज, वीआरएमएस, और करंट आईआरएमएस, इनका रिलेशनशिप चाहिए मुझे। अब स्टूडेंट्स थोड़ी देर के लिए हम बाकी जो वेक्टर्स यहां पर ड्रॉ हुए हैं इनको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तो जब हम भूल जाएंगे तो हमारे पास बाकी ये दो वेक्टर्स रह गए। अब अगर हम देखें तो करंट के रेफरेंस लाइन के साथ जो वोल्टेज का वेक्टर है वो ऊपर वाली साइड पर आ रहा है, तो हम कहेंगे वोल्टेज लीड्स द करंट, लेकिन नॉट बाय 90 डिग्री। अब जो एंगल दरमियान में बन रहा है वो 90 से कम है। तो यह बात तो साबित हो गई कि हमारे पास इस केस में अभी भी वोल्टेज करंट को लीड कर रहा है, लेकिन अब 90 डिग्री से लीड नहीं कर रहा। तो यह हमारा कंक्लूजन होगा स्टूडेंट्स कि वोल्टेज करंट से लीड कर रहा है लेकिन नॉट बाय 90 डिग्री।
पहले जब मैंने इंडक्टर की बात की थी, इंडक्टर में वोल्टेज ऊपर आ रहा था तो यहां भी लीड कर रहा था, लेकिन यहां तो 90 डिग्री से लीड कर रहा था ना, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है। यहां भी ऊपर आ रहा है तो लीड तो कर रहा है, लेकिन 90 डिग्री से लीड नहीं कर रहा। तो कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन हुआ स्टूडेंट्स के इन ए प्योर in an RL circuit, क्या नतीजा निकला जी? वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री, नहीं, बाय सम एंगल थीटा। वो 90 डिग्री से कम ही होगा वो जो एंगल थीटा है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा थीटा कहां से कहां होगा, लिख देता हूं। थीटा इज फ्रॉम 0 टू 90। ठीक है, 0 से बड़ा होगा, क्योंकि 0 तो नहीं हो सकता, वो तो प्योर रेजिस्टर के केस में होता है। 90 भी नहीं हो सकता, वो प्योर इंडक्टर के केस में होता है। तो क्योंकि यहां दोनों मौजूद हैं, तो फिर आपका रिजल्ट इन बिटवीन होगा, तो 0 से 90 के दरमियान में कोई एंगल होगा जिससे वोल्टेज लीड करेगा। अब स्टूडेंट्स आपने देखा कि रिजल्ट क्या है कि वोल्टेज लीड्स द करंट बाय सम एंगल थीटा। मैं इसको उल्टा भी कह सकता हूं, अगर मैं कह रहा हूं वोल्टेज लीड्स करंट, तो मैं कह सकता हूं कि करंट लैग्स द वोल्टेज बाय सम एंगल थीटा, एक ही बात है। और स्टूडेंट्स यहां तो ग्राफ में बहुत सी चीजें इकट्ठी नजर आ रही ना आप लोगों को, तो मैं इस कंक्लूजन के मुताबिक अगर वो दो चीजें ड्रॉ करूं तो उसमें ये है हमारा करंट, और वोल्टेज क्या कर रहा है, इसको लीड कर रहा है, तो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके बनाऊंगा, और ये वो एंगल है जिससे वो लीड कर रहा है। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे कि इस सर्किट की इंपीडेंस कितनी होगी। देखिए इंपीडेंस क्या होता है, हर सर्किट की कुछ ना कुछ ऑपोजिशन होती है। यहां पर रेजिस्टर की ऑपोजिशन होगी रेजिस्टेंस। इंडक्टर का काम एनर्जी स्टोर करना, लेकिन फिर भी ये भी कुछ ना कुछ ऑपोजिशन देता है। इंडक्टर जितनी ऑपोजिशन देता है उसे हम बोलते हैं एक्सएल, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये चीजें हमने पढ़ी हैं स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा। अब हमने देखना है कि ये जो करंट है इसको टोटल ऑपोजिशन कितनी होगी। ये जो टोटल या कंबाइंड ऑपोजिशन होती है ना, कुल मिलाकर जितने भी सर्किट एलिमेंट्स हैं, उसको कहते हैं इंपीडेंस। इस वजह से हमारा आर्टिकल अब है डेरिवेशन ऑफ इंपीडेंस। इंपीडेंस का सिंबल याद रखिएगा, इंपीडेंस का सिंबल होता है Z। और व्हाट इज इंपीडेंस? इट इज कंबाइंड ऑपोजिशन, सारे सर्किट एलिमेंट्स मिलकर जो ऑपोजिशन देंगे। अब यहां पर दो ऑपोजिशंस हैं, एक रेजिस्टर की ऑपोजिशन रेजिस्टेंस, एक इंडक्टर की ऑपोजिशन जिसे हमने XL बोला है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो अब स्टूडेंट्स ये डेरिवेशन कैसे करनी है, ये डेरिवेशन कैसे करनी है, इसके लिए पहले हमें इस डायग्राम को गौर से देखना पड़ेगा। अगर आप ये डायग्राम देखें, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर थीटा के सामने वाली साइड मालूम है परपेंडिकुलर होती है। इसी तरह से ये 90 डिग्री है, 90 के सामने वाली साइड आपको मालूम है हाइपोटेनस होती है, और जो साइड बच गई है थीटा के साथ वाली, इसे हम बेस कहते हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल के केस में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और वो क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और हाइपोटेनस क्या है? मैंने बताया हाइपोटेनस है VRMS और उसका स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है जी? VL, तो उसका स्क्वायर भी आ जाएगा। और फिर बेस का स्क्वायर है, बेस क्या है जी? VR, तो हमारे पास ये VR का भी स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, और ये भी वोल्टेज है। ओहम्स लॉ क्या कहते हैं? ओहम्स लॉ कहता है वोल्टेज निकालनी हो ना तो V इक्वल्स टू IR, यानी वोल्टेज निकालनी हो तो करंट को मल्टीप्लाई कर दो ऑपोजिशन से। रेजिस्टर के केस में वो ऑपोजिशन रेजिस्टेंस होगी R, लेकिन इंडक्टर के केस में वो ऑपोजिशन XL होगी। तो स्टूडेंट्स अब जरा देखिए, वोल्टेज निकालनी है तो करंट को ऑपोजिशन से मल्टीप्लाई करो। ये वोल्टेज है ना इंडक्टर के गिर्द, तो करंट को ऑपोजिशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन इंडक्टर की ऑपोजिशन XL है। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। फिर ये भी वोल्टेज है,
वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, तो ये हमने अगर वोल्टेज निकालनी है, ओम्स लॉ कहता है करंट और ऑपोजिशन को मल्टीप्लाई करो। अब करंट तो VIRMS ही होगा ना, क्योंकि हमारे पास सीरीज में करंट तो सब में से सेम पास करेगा, IRMS। इसके केस में, रेजिस्टर के केस में, जो ऑपोजिशन होगी वो उसकी रेजिस्टेंस होगी। अब ये क्या, ये टोटल वोल्टेज है, सोर्स की वोल्टेज, तो ये भी निकालनी है तो करंट को ऑपोजिशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करंट तो सेम है, सीरीज है ना, लेकिन टोटल वोल्टेज निकालने के लिए टोटल ऑपोजिशन लानी पड़ेगी, और टोटल ऑपोजिशन क्या है, इंपीडेंस कहलाती है। तो यहां पर आ जाएगा साथ Z और उसका स्केयर। आइए इन स्केयर्स को खोलते हैं। जब हमारे पास ये जब ब्रैकेट खुलेगी तो ये बन जाएगा IRMS का भी स्केयर आ जाएगा और Z का भी स्केयर आ जाएगा, ठीक है जी, स्केयर स्क्वायर। यहां पर भी ऐसा ही होगा, IRMS का भी स्केयर आ जाएगा और XL का भी स्केयर आ जाएगा, और यहां पर भी IRMS का भी स्केयर आ जाएगा और R का भी स्केयर आ जाएगा। अगर आप गौर से देखें स्टूडेंट्स, तो IRMS का स्केयर इधर भी है और इधर भी है, तो कॉमन लाकर इसको हम दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचा, Z का स्केयर इज इक्वल टू XL स्केयर प्लस R स्केयर। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास इंपीडेंस की फाइनल इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स इसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट ले लूं तो इधर स्केयर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर अंडर रूट बाकी रह जाएगा, तो ये बच जाएगा XL स्केयर प्लस R स्केयर। तो स्टूडेंट्स ये इसकी फाइनल फॉर्म आ गई। और आप लोग जानते हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ, XL बराबर होता है ओमेगा L। तो अगर मैं ये वैल्यू इधर पुट कर दूं तो यही फॉर्मूला बन जाएगा Z इज इक्वल टू अंडर रूट XL की जगह ओमेगा L उसका स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। लो स्टूडेंट्स ये इस तरह से होगा। अच्छा यहां पर एक और बात याद रखिएगा, अक्सर बच्चे इजी फील करते हैं अगर वो R को पहले और XL को बाद में लिख दें, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, एडिशन हो रही है बस। तो स्टूडेंट्स यहां तक ये हमारे पास इंपीडेंस का फार्मूला आ गया। अब स्टूडेंट्स आगे हम लोगों ने इंपीडेंस डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है, उसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जरा तवज्जो कीजिएगा। इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिखता हूं, इक्वेशन एक दफा लिख रहा हूं मैं, Z स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, मैं इसको अगर देखूं तो ये पाइथागोरस इक्वेशन की तरह लग रही है, जिसमें ये हाइपोटेनस बन सकता है, ये परपेंडिकुलर बन सकता है और ये बेस बन सकती है। देखिए ना कोई चीज बन रही है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो मैं चाहूं तो यहां पर इस इक्वेशन को एक राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्म में लिख सकता हूं, जिसमें बेस कौन होगा, R। तो ये देखिए परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा XL और हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड वो होगी Z। देख रहे हैं आप लोग। और फिर आप लोग जानते हैं अगर मैं इस वेक्टर को उठाकर थोड़ी देर के लिए इधर ले आऊं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फिजिक्स में, तो ये XL इधर लिख दिया। स्टूडेंट्स ये है हमारे पास इंपीडेंस डायग्राम, और आप लोग देख रहे हैं इसमें सारी ऑपोजिशंस आ रही हैं, रेजिस्टर की ऑपोजिशन, इंडक्टर की ऑपोजिशन, और ये है रिजल्टेंट या कंबाइंड ऑपोजिशन। अब स्टूडेंट्स ये एंगल थीटा जिसे हम फेज भी कहते हैं, ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। अब जरा थोड़ी देर के लिए ये जो XL था इसको मैं दोबारा से यहां पर आपके सामने बना देता हूं, ये XL। अब अगर आप फेज निकालना चाहते हैं तो इसकी कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है। देखिए tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर क्या है इनमें, इस ट्राइंगल के अंदर XL है परपेंडिकुलर और बेस क्या है, ये वाली साइड बेस है, यानी R है बेस, ये मैंने ऊपर लिखा भी हुआ वैसे। और फिर आप लोग जानते हैं कि हमारे पास XL को ओमेगा L भी कह सकते हैं, ये भी पढ़ा हम लोगों ने। अगर मैं एंगल निकालना चाहता हूं, फेज है थीटा, तो थीटा निकालना चाहता हूं तो tan इनवर्स हो जाएगा उस तरफ, तो ये फॉर्मूला बन गया ओमेगा L ओवर R। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि हमारा आज का आर्टिकल ऑलमोस्ट
लास्ट आर्टिकल की ही तरह था। बुक ने तो इसको डिस्कस भी नहीं किया, बहुत कम डिस्कस किया, लेकिन मैंने फिर भी इसको एक लॉन्ग क्वेश्चन की मानिंद आपके सामने लिख दिया। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए